सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं आज आपको अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत तृतीय इकाई से अध्ययन करवा रही हूँ, जिसमें आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कि प्रमुख योगासन कौन कौन से हैं या किस प्रकार से किया जाता है तथा इससे शरीर को क्या लाभ पहुँचता है। तो हम इसके अंतर्गत सर्वप्रथम पढ़ेंगे द्विपद पवन मुक्तासन। द्विपाद पवन मुक्तासन की विधि है। इसमें पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों के घुटने मोड़कर ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से जकड़ें। जैसा कि आपको चित्र में दो अवस्थाएं दिख रही है। तो प्रथम मुद्रा कौन सी होती है? इसमें पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों के घुटने मोड़कर ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से जकड़े, उनको पकड़े, है ना, पकड़ना है, कस के पकड़ना है। द्वितीय मुद्रा में है कि दोनों पैरों के घुटने को ऊपर उठाकर थोड़ी से स्पर्श कराए और आगे पीछे झूले के समान झूले। तो ये जो अवस्था है, इससे क्या बेनिफिट है कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है वह मजबूत बनती है, हमारे गर्दन जो होती है वो फ्लेक्सिबल बनती है और पेट की जो चर्बी होती है वह भी कम होती है। अब आता है हस्त पादोत्तासन। यह जो विधि है यह दो तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम इसमें क्या होता है कि पीठ के बल लेट जाए, फिर दोनों हाथों को सिरे के ऊपर से पीछे की ओर ले जाए और शरीर को तान ले, हाथों को ऊपर की ओर, पाँवों को नीचे की ओर। यह ताड़ासन की स्थिति है। पाँवों को थोड़ा ऊपर उठाए और जब तक यह आसन पूरा न हो पाँवों को ऊपर ही उठाए रखें और अब श्वास भरें। दाहिनी टांग को ऊपर उठाए और बाएं हाथ ऊपर उठाकर पाँव के पास लाए। धीरे धीरे हाथों और पाँवों को ऊपर की ओर खींचे। नीचे वाले हाथ पाँव अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे खींचते हैं। कुछ क्षण रुके, पहले हाथ वापस लाए और फिर पाँवों को पाँव से मिलाए। अब बाईं टांग तथा दायां हाथ ऊपर उठाए और चारों ओर से खींचे, हाथ वापस नीचे लाए। अब दोनों पाँवों और दोनों हाथों को उठाकर ऊपर की ओर खींचे, पाँव को बाहर की ओर खींच के रखे, एड़ियाँ व पंजे मिले रहे, कमर उठे नहीं। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले हाथ को पीछे ले, फिर पाँवों से वापस पृथ्वी पर स्पर्श करें और शरीर को ढीला छोड़कर विश्राम करें। इसमें जो ध्यान है वह स्वादिष्ठान चक्र पर रखें। तो यह पहली अवस्था है हस्तोपादासन की। और इससे क्या लाभ होता है? इसका प्रभाव पेट के मध्य भाग पर पड़ने से मोटापा दूर होता है, यानी कि वह रामबाण इलाज है मोटापा दूर करने का। पेट के सभी विकार दूर हो जाते हैं। पुराना जो कब्ज होता है वह टूटता है। पीठ, कंधे, कटी की पेशियाँ जो सशक्त होती है, कद बढ़ाने के लिए भी यह उपयुक्त आसन है। पेट की धड़न को अपनी स्थिति पर स्थिर करता है, नाड़ी तंत्र को विकार मुक्त कर स्वस्थ करता है। इस आसन को करने वाले के कभी कमर दर्द व साइटिका, जिसको कहते हैं साइटिका की दर्द नहीं उठता है और यह भूख को भी बढ़ाता है। अब आता है कूर्मासन। कूर्मासन यह आसन भी पश्चिमात्तासन परिवार का ही एक अंग माना गया है। संपूर्ण शरीर को एक साथ प्रभावित करके यह आसन शरीर को सुडौल व लचकदार बनाता है। यह इसका बेनिफिट है। कूर्मासन की विधि यानी दोनों पैर जितना हो सके फैलाकर बैठ जाए। अब घुटने थोड़े ऊपर उठाते हुए आगे झुके तथा दोनों हाथ घुटनों के नीचे निकालकर पीछे ले जाए और तब तक झुके जब तक आपकी ठोड़ी जमीन से नहीं लग जाए। इस मुद्रा में 2-3 मिनट तक रुके और तत्पश्चात पूर्व की स्थिति में आ जाए। अब आता है पादोत्तानासन। पादोत्तानासन क्या होता है? इसके अंतर्गत
सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, शरीर को तानते हुए पाँव को केवल 3 इंच ऊपर उठाकर अधिक से अधिक समय रोकने का प्रयास करें। जमीन से लेटे रहे और पैरों को ऊपर उठाए 3 इंच और इसी स्थिति में रोकने का प्रयास करें। फिर आराम से पाँव को वापस लाकर शरीर को ढीला छोड़ दे। दूसरी स्थिति में शरीर को तान कर छोड़ दे। इससे यह लाभ होता है कि जो पेड़ का भाग तथा पौरुष ग्रंथि से प्रभावित होती है। इसमें छोटी आंत को भी बल मिलता है, जठराग्नि तेज होती है, खुलकर भूख लगती है और खाया पिया शरीर को लगता है। इसको हम कहते हैं पादोत्तासन। अब आता है धनुरासन। धनुरासन के अंतर्गत आप पेट के बल लेट जाएं, घुटनों तक अपनी टांगों को मोड़ दे, दोनों हाथों से अपने टखने पकड़ ले, पांचों उंगलियां को एक तरफ रखे, पहले पाँव को बाहर की ओर खोलते हुए श्वास को पेट में से खाली करते हुए अपने घुटनों को ऊपर उठाए। अब आगे से श्वास भरते हुए छाती को भी उठाए, पूरी तरह धनुष की स्थिति में आ जाए। पूरी शक्ति लगाते हुए आगे और पीछे का भाग उठाए ताकि केवल पेट ही जमीन पर छुए, हिलना डुलना नहीं है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। वापस आते ही बाईं ओर शिथिलासन करें। घुटने मिलाकर करने से अधिक लाभ होता है और इसमें ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्वादिष्ठान चक्र पर। इससे यह लाभ मिलता है कि रीढ़ की हड्डी पर पूरा दबाव पड़ता है, जिससे उसमें लचक आती है। यह गुर्दों को भी प्रभावित कर उन्हें स्वस्थ करता है, क्योंकि इसमें पाचन प्रदेश पूरी तरह से खींचता है, इसलिए पेट के विकार भी दूर हो जाते हैं। इससे गले, पसलियाँ एवं फेफड़े का विशेष व्यायाम होता है। मोटापा दूर करने में सहायता मिलती है। स्त्रियों को करने से मासिक धर्म के जो विकार होते हैं वह दूर हो जाते हैं, गर्भाशय के रोग दूर हो जाते हैं तथा डिम्ब ग्रंथियों को भी बल मिलता है। इससे हृदय स्वस्थ होता है। अब यह तो मैंने आपको बेनिफिट बता दिया धनुरासन का। अब आता है योग निद्रासन। योग निद्रासन सर्वप्रथम पीठ के बल लेटकर, योग निद्रासन में पीठ के बल लेटकर दाईं ओर पैर ऊपर उठाइए और सिर को पीछे ले जाइए। अपना बायां पैर उठाइए और दाएं पैर के पंजों से क्रॉस करते हुए सिर को पीछे ले जाइए। इससे जो जंघाएं हैं वह नहीं मिलती है, पाचन शक्ति मजबूत बनती है और शरीर स्वस्थ रहता है। अब आता है हम शशंकासन। शशंकासन वज्रासन की स्थिति में सर्वप्रथम बैठ जाए। वज्रासन की स्थिति में बैठने पर श्वास भरकर दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर ताने, हाथों को हथेलियां सामने की ओर रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकाकर माथे को घुटनों से आगे भूमि पर लगा दे। हाथ भी इसी स्थिति में जमीन पर टिक जाएंगे। बाजुओं को ढीला कर दे। नितंब जो है एड़िए से न उठे। कुछ देर इस स्थिति में रुके। ध्यान जो होता है वह आज्ञा चक्र पर रखना चाहिए। इससे यह लाभ है कि यह सुषुप्त व्राजनसन का उपासन है। इसके करने से सभी नस नाड़ियाँ स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। नसों के अंदर रक्त प्रवाह संचालित होने लगता है, शरीर शिथिल होता है, क्रोध शांत होता है। दमे के रोगियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। अब आता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हमारे मेरुदंड को अपनी प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। मेरुदंड की बनावट इस प्रकार
उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हमारे मेरुदंड को अपनी प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए बहुत उपयोगी है। मेरुदंड की बनावट इस प्रकार है कि इस आसन के करने से उसके सभी मोहरे सही स्थिति में आ जाते हैं, जिससे पूरा नाड़ी स्थान खुल जाता है और प्रभावित होता है। चित्त की वृत्तियाँ वश में की जाती है। यानी कि उष्ट्रासन सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में रहते हुए घुटनों पर खड़े हो जाए और घुटनों में कंधों के बराबर फासला रखें। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां पेट की तरफ हो और अंगूठा रीढ़ पर मिले। श्वास भरते हुए गर्दन को मोड़ते हुए पीछे ले जाए, फिर हाथों को तलवों पर ले जाए। थोड़ी देर इस स्थिति में रुके, धीरे धीरे वापस आ जाए और ध्यान रीढ़ पर रखें। इससे यह लाभ होगा कि गले की ग्रंथियाँ प्रभावित कर होगी और इसको करने से रीढ़, कमर और उदर की स्थूलता नष्ट होती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाती है, पेट के विकार को दूर करती है, छाती तथा फेफड़ों को शक्ति देता है, त्रिदोष नाशक है, कमर दर्द तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का रामबाण उपचार है। अब आता है गोमुखासन। इसमें सर्वप्रथम यह विधि होती है बाई टांग को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नीचे ले जाकर दाहिने नितंब को एड़ी पर टिकाकर बैठ जाए। अब दायां टांग को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के पास ले जाएं। प्रयास करें आपकी एड़ी बाएं नितंब के नीचे चली जाए। अब बाएं हाथ को पीछे से मोड़कर हथेली को बाहर की ओर रखते हुए ऊपर की ओर लाए। दाहिने हाथ को ऊपर से मोड़े और कोहनी सीधी करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से पकड़ ले। थोड़ी देर इस स्थिति में रहे। अब इसे दूसरी ओर से दाईं टांग मोड़कर और दाएं हाथ को नीचे और बाएं हाथ को ऊपर से लेकर करें। ध्यान रहे, गर्दन सीधी रहे और ध्यान जो है वह अनाहत चक्र पर रहे। इससे यह लाभ है कि घुटनों को शक्तिशाली बनाता है। घुटनों को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ पैरों की नाड़ियों को स्वस्थ करता है और स्नायु मंडल को शक्ति प्रदान करता है। मन को नियंत्रित करने में यह सहायक है। अब आता है गोरक्षासन की दूसरी विधि। गोरक्षासन की दूसरी विधि पाँव की एड़ियों को मिलाकर टांगों को इकट्ठा कर जांघों के नीचे लगा दे। दोनों हाथों की कंधी जो होती है दोनों हाथों की बनाकर दोनों पाँवों के पहले भाग को पकड़ ले। दोनों हाथों के अंगूठे पाँवों के अंगूठे के ऊपर हो। श्वास भरते हुए कमर सीधी करे। प्रयास करें घुटने भूमि को छुए, बाजू सीधी करें। इस स्थिति में जितना समय आप आसानी से श्वास को रोक सकते हैं रोकें। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल दे। शरीर को ढीला कर दे, पाँवों को खोल दे। फिर ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर लगाएं। इससे करने से शुक्र ग्रंथियाँ को विशेष व्यायाम होता है। स्वप्न दोष आदि रोगों को दूर करने में लाभदायक है। मूत्र संबंधी दोष ठीक हो जाते हैं। इसकी दूसरी स्थिति में अपनी एड़ियों पर बैठे, अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, दोनों हाथों के दबाव से घुटनों को ज़मीन से लगाएं। अपनी कमर को सीधा करने का प्रयास करें। चेहरा सामने रहेगा। थोड़ी देर रुके, फिर आसन को खोल दें। हाथ पीछे, शरीर ढीला। यह गोरक्षासन की दूसरी स्थिति कहलाती है। अब आता है गोरक्षासन। मैंने अभी आपको बता ही दिया है। गोरक्षासन की दूसरी विधि आपको बताई है। गोरक्षासन की पहली विधि मैं आपको वापस बताती हूँ कि इसमें पाँव को एड़ियों से मिलाकर टांगों को इकट्ठा कर जांघों के नीचे लगा दे।
दोनों हाथों की कंधी बनाकर दोनों पाँवों के अगले भाग को पकड़ ले। दोनों हाथों के अंगूठे पाँवों के अंगूठों के ऊपर हो। श्वास भरते हुए कमर सीधी करें। प्रयास करें कि घुटने भूमि को छुए, बाजू सीधे कर ले। इस स्थिति में जितना समय आप आसानी से श्वास को रोक सकते रोकें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल दे। शरीर को ढीला करें और पाँवों को खोल दे। और ध्यान इसमें स्वादिष्ठान चक्र पर होना चाहिए। अब आता है योग मुद्रा। योग मुद्रा यानी कि पद्मासन की स्थिति लगाएं। दोनों एड़ियाँ नाभि के नीचे लें। दोनों हाथों को पीठ पीछे की ओर ले जाए और बाई कलाई को दाहिनी कलाई से पकड़ लें। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर ले। कमर सीधी, श्वास भरते हुए छाती ताने। हाथों का जोड़ नीचे की ओर रखें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर कमर से इस प्रकार झुकाते जाए कि पूरा मेरुदंड सीधा रहे। ध्यान रहे गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। प्रयास करें आपका माथा जमीन से लगे। कुछ क्षण बाएं कुंभक में रुके। तत्पश्चात श्वास लेते लेते धीरे वापस आए और ध्यान मणिपुर चक्र पर लगाए। इसको दाएं बाएं भी कर सकते हैं। अपने आप के कमर से पूरी तरफ बाईं ओर मोड़े। श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने पर माथे को लगाए। श्वास भरते हुए वापस आए। इसी प्रकार बाईं ओर कमर को मोड़े। श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटनों पर मोड़े। यह ध्यान रखें कमर से ही मोड़ना है, केवल गर्दन के दाएं बाएं नहीं। तभी ठीक तरह से इसका लाभ ले पाएंगे। नए व्यक्ति जितना आगे झुक सकते हैं उतना ही अपने आप को झुकाए और धीरे धीरे आगे झुकाने का अभ्यास करें। इससे यह लाभ है कि इस आसन से टांगों और पिंडलियों में जमा हुआ मल उखड़ता है। टांगों के पुट्ठे मजबूत होते हैं। पाचन तंत्र पुष्ट होता है। आमाशय, यकृत, क्लोम, प्लीहाम, छोटी आंतें प्रभावित होती है। पुरानी कब्ज टूटती है। रीढ़ की हड्डी, स्नायुओं एवं कमर की पेशियों को लाभ मिलता है। यह जोड़ों के दर्द में लाभदायक है। अब आता है आकर्ण धनुरासन। अपनी टांगों को सामने की ओर फैलाएं। दाएं पांव की एड़ी को बाईं टांग के ऊपर ले जाएं। जंघा के पास रखें। दाएं हाथ के अंगूठे तथा साथ की अंगुली का छल्ला बनाते हुए बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लें। उसी तरह बाएं हाथ से दाएं पांव के अंगूठे को पकड़ कर श्वास भरते हुए बाएं कान तक इस प्रकार खींचे जैसे धनुष पर डोर चढ़ाते हैं। कमर एवं गर्दन सीधी। ध्यान रहे पांव को कान के पास ले जाना है, न कि कान को पांव के पास। कुछ क्षण आंतरिक कुंभक करके रुके, फिर धीरे धीरे वापस करें। इस प्रकार बाएं पांव के अंगूठे को पकड़कर दाएं कान के पास ले जाएं। ध्यान इसमें मूलाधार चक्र पर होना चाहिए। इससे यह लाभ मिलता है कि फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं। बैठकर काम करने वालों के लिए विशेष लाभदायक है। इसमें यकृत और बड़ी आंत प्रभावित होती है। कमर व कंधों की मांसपेशियां पुष्ट बनती है। अब आता है कोणासन। यह पश्चिमात्तासन का उपासन है। यह पश्चिमात्तासन के बाद ही करना चाहिए। टांगे मिला दें। हाथ पीठ के पीछे भूमि पर। अब श्वास भरते हुए छोड़ें। एड़ियों पर बल देते हुए कमर को ऊपर उठाएं। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। एड़ियाँ पंजे मिले हुए हैं। पाँव का पूरा तलवा जो है भूमि पर। बाजू बिल्कुल सीधे। कमर व सीना ऊपर उठा हुआ और ध्यान मणिपुर चक्र पर होना चाहिए। कोणासन करने का लाभ है कि इससे कंधे मजबूत बनते हैं, पेट की शक्ति दूर होती है, मेरुदंड प्रभावित होता है, नस नाड़ियाँ स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है और यह कब्ज को तोड़ता है। अब आते हैं हम पश्चिमात्तासन। पश्चिमात्तासन के बारे में मैंने आपको पूर्व की कक्षा में पढ़ाया था।
इसलिए मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। और पश्चिमात्तोसन 2 अवस्थाओं में होता है। पश्चिम कहते हैं पीठ के भाग को, और पश्चिमात्तोसन अर्थात पीठ के भाग को तानना होता है, क्योंकि पूरा नाड़ी संस्थान पीठ से होकर ही सारे शरीर में फैलता है। इसलिए इस आसन के करने से समूचे नाड़ी संस्थान सक्रिय हो जाता है। कमर के ऊपर का भाग जंघाओं पर लाने से पाचन संस्थान दबता है। इसलिए इस आसन से पूरा नाड़ी संस्थान तथा पाचन संस्थान प्रभावित तथा स्वस्थ होता है। यह बहुत प्रभावशाली आसन है। दोनों पैरों को फैला दे, पाँव के तलवों को बाहर की ओर खींचे, एड़ियाँ पंजे मिले हुए होने चाहिए, टांगे पूरी तरह से भूमि से चिपकी हुई होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर ले जाए, हथेली सामने की ओर, सिर बाजुओं के बीच में, श्वास को पूरी तरह भर ले। अब श्वास को छोड़ते जाए और सामने की ओर झुकते हुए हाथ को पाँव से आगे ले जाने का प्रयास करें। दोनों हाथों से पाँव की एड़ियाँ पकड़ ले और उन्हें अंदर की ओर खींचते हुए अपनी कोहनियों को भूमि पर टिका दे। माथे को बाहर रखते हुए घुटनों पर या घुटनों से आगे ले जाए। यह ध्यान रहे कि घुटने बिल्कुल ऊपर नहीं उठे। यदि माथा घुटनों से नहीं लगता है तो भी घुटना नहीं उठाना है। श्वास भरकर कमर से ऊपर उठे, फिर श्वास छोड़कर नीचे झुके। ऐसा 4-5 बार करें। धीरे धीरे लचक पैदा होगी। श्वास भरते हुए हाथों को वापस ले जाए और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे कर ले। आसन की स्थिति में बाएं कुंभक कर कुछ क्षण रुके, परंतु श्वास जो होता है स्वाभाविक रूप से ले। वापस आकर आराम की स्थिति में बैठे। आप इसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। ध्यान मणिपुर चक्र पर रहना चाहिए। इससे यह है कि जठराग्नि प्रज्वलित होती है, भूख बढ़ती है, तिल्ली व यकृत के विकार दूर होते हैं, मोटापा, साइटिका, बवासीर, कमर दर्द आदि का रामबाण दवा है यह। इससे शरीर में लचक पैदा होती है और नाड़ी संस्थान पुष्ट रहता है। तो आज यही तक, हम जल्दी ही अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए